सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 में से 8.8 नंबर का जो पॉइंट है वो है सर्कुलेशन इन एनिमल्स। हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक रेस्पिरेशन और दूसरा सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन हम पिछले डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं सर्कुलेशन इन एनिमल्स। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो कंसेप्ट होता है वो रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन का दूसरा मीनिंग भी ये है कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में से एनर्जी का निर्माण होता है। एनर्जी दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फिर सर्कुलेशन में होता क्या है? तो सर्कुलेशन एक्चुअली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन स्पेशली डील करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। कोई भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, जो कि अमोनिया होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में और एनिमल में यूरिया होता है, कुछ में यूरिक एसिड होता है। ये सारे जो अलग अलग सब्सटेंसेस है, इनका ट्रांसपोर्टेशन करना यही सर्कुलेशन का काम है, या फिर सर्कुलेशन में इसके साथ डील किया जाता है। ठीक है। सो सर्कुलेशन इन एनिमल में हम देखने वाले हैं हायर एनिमल्स में का सर्कुलेशन। हमारे सिलेबस में हायर एनिमल्स का जो सर्कुलेशन है वो डिस्कस करने के लिए दिया गया है, जिसमें हम ह्यूमन का सर्कुलेशन स्टडी करने वाले हैं। बिफोर दैट सर्कुलेशन के कुछ टाइप्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स में कुछ सर्कुलेशन के टाइप जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेशन हायर एनिमल्स में दो प्रकार से कैरी ऑन किया जाता है। दो प्रकार से कैरी ऑन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए, ये दो प्रकार जो है वो कौन से है इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। वो दो प्रकार है, एक स्पेशल फ्लूइड दैट इज ब्लड के द्वारा होता है और दूसरा होता है लिम्फ के द्वारा। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी या ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ये ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होगा, ब्लड का वास्कुलराइजेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे हायर एनिमल्स में जैसे कि हम उसको स्टार्ट करते हैं एनिलिडा से। एनिलिडा का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थवर्म। एनिलिडा का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थवर्म। वहाँ से लेकर कॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा दैट इज ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है। नाउ इनमें स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिसका नाम है ब्लड, और ये जो है ब्लड ये पंप किया जाता है संपूर्ण टिश्यू की ओर विद द हेल्प ऑफ हार्ट। दैट्स वाई हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, और इसको हर सेल मतलब ही हर टिश्यू तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन दिया हुआ है वो है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बोलो या फिर हायर एनिमल्स बोलो, उसमें हार्ट है, ब्लड है और ब्लड की वेसल्स है। इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, टाइप करना है ब्लड वास्कुलर सिस्टम के। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। वन ऑफ देम इज ओपन सर्कुलेशन और अनदर वन इज दैट इज सेकंड वन इज क्लोज सर्कुलेशन। एक है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा है क्लोज सर्कुलेशन। ये जो ओपन सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन जो है एक प्रकार से बॉडी की कैविटीज़ में आपको देखने को मिलता है, जिसको हीमोसील्स के नाम से जाना जाता है। और जितने भी विसरल ऑर्गन्स उस शरीर में होते हैं, उस बॉडी में होते हैं,
ऑल आर लाई इन द ब्लड। जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर हो या स्टमक हो या फिर उसका हार्ट इटसेल्फ, किडनी, जो भी कुछ उसके पास होगा वो सब इस हीमोसिल में, दैट इज कैविटी में, उस ब्लड में डूबे हुए होते हैं। दैट इज ऑर्गन्स जस्ट लाइक बाथ इनटू द ब्लड। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ब्लड में, उस कैविटी में प्रेजेंट जो ब्लड होता है उसमें डायरेक्टली डूबे हुए होते हैं। एंड उसके बाद में एक्सचेंज होता है मटेरियल का डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स, डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स और टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहेगा कि जो ऑर्गन्स है या टिश्यू है या सेल है उनको ब्लड कैसे मिलता है। तो डायरेक्ट ब्लड उन टिश्यू के कांटेक्ट में आता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। ठीक है। और जो ब्लड होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो काफ़ी लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है और हम देखते हैं कि इस टाइप के ब्लड में किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन अब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है। और इसी कारण से जो रेस्पिरेटरी गैसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड या कैरीड आउट नहीं होते या ट्रांसपोर्ट नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कुछ आर्थ्रोपॉड्स है लाइक कॉकरोच, है ना, एंड मॉलुस्क आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कौन सा सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ में आई? नीचे आपको एक डायग्राम भी दी हुई है। दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉकरोच एंड दिस इज द हार्ट ऑफ द कॉकरोच। दिस इज द हार्ट ऑफ द कॉकरोच और ये लगभग 13 चेम्बर का बना होता है। कितने चेम्बर्स का बना होता है? 13 चेम्बर्स। जो फनेल शेप उसके चेम्बर्स होते हैं, इस प्रकार से चेम्बर्स होते हैं। ऐसी 13 फनेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और उसका ये बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हार्ट है दिया हुआ, डिस्कशन किया हुआ, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेशन की ओर। अब ये जो क्लोज सर्कुलेशन है हम देखते हैं कि जो क्लोज सर्कुलेशन होता है, ये क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर एनिमल्स में, दैट इज वर्टिब्रेट्स में। साथ ही साथ हायर मॉलुस्क, एनिलिड्स में भी क्लोज सर्कुलेशन देखा जाता है। ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स फ्लो होता है। जैसे हमने देखा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एक कैविटी में डायरेक्ट डाल दिया जा रहा है और जिस प्रकार से एक स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में पानी आता है और सारे लोग उसमें नहाते हैं, उसी प्रकार से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उसमें नहाते हैं, ब्लड में बाथ करते हैं, डायरेक्ट टेकिंग बाथ इनटू द ब्लड। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में संपूर्ण शरीर में ये ब्लड जो है टिश्यू तक पहुंचता है, बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सर्कुलेशन जो है ये ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट होता है, वही पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता सेल के या टिश्यू के, बॉडी टिश्यू के। ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक्सचेंज जो होता है मटेरियल का वो ब्लड और बॉडी टिश्यू में थ्रू द इंटरमीडिएट फ्लूइड कॉल्ड एज लिम्फ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिम्फ के द्वारा होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट फ्लूइड है लिम्फ, जो टिश्यू फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्लड जो वेसल्स होती है, इन ब्लड वेसल्स में से आने वाला जो ब्लड है वो टिश्यू के बीच में वाले गैप में डाल दिया जाता है, उसको लिम्फ बोला जाता है। और उस लिम्फ के द्वारा वो टिश्यू को प्राप्त होता है या सेल को प्राप्त होता है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो ब्लड का फ्लो होता है, प्रेशर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, बिकॉज
द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, और मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी गैसेस के। ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन जो है ये दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लोज सर्कुलेशन जो है ये दो मेन टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा है डबल सर्कुलेशन। एक है सिंगल सर्कुलेशन, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सिंगल सर्कुलेशन है और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सबसे पहले क्या देखते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। ये आपके सामने सिंगल सर्कुलेशन की डायग्राम दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हार्ट है, और इस हार्ट में एक वेंट्रिकल है, एक एट्रियम है, और वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी के थ्रू जा रहा है कहाँ पे? इस गिल सर्कुलेशन के पास, दैट इज गिल्स में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गिल्स में जा रहा है, और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पहुँचेगा? वो इस प्रकार से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमिक कैपिलरीज के पास पहुँचेगा, और सिस्टमिक कैपिलरीज दैट इज टिश्यू लेवल पर पहुँचेगा, और टिश्यू लेवल पर पहुँचने के बाद वो फिर से हार्ट में एंट्री करेगा ब्लड। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। इस प्रकार से ये सिंगल सर्कुलेशन है। अब ये जो है ये सिंगल सर्कुलेशन, जिसमें हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स से कलेक्ट होता है और रिटर्न जाता है हार्ट के पास। ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो वेनस हार्ट के नाम से जाना जाता है, ये वाला हार्ट, क्योंकि इस हार्ट में जो ब्लड होता है ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड होता है। आप समझिए ज़रा, हार्ट में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। गिल्स के पास जाने के बाद ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वहाँ से ब्लड टिश्यू तक पहुँचेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है। वेनस हार्ट किसे बोलते हैं? तो ये सिंगल सर्कुलेशन वाला जो क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम का हार्ट है उसको, इसका बेस्ट एग्जांपल है फिश। बेस्ट एग्जांपल क्या है? फिश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डबल सर्कुलेशन। जो डबल सर्कुलेशन है इसमें 2 बार हार्ट में से ब्लड पास होता है। ट्वाइस ब्लड पासेस ट्वाइस इन ए सिंगल सर्कुलेशन। एक सिंगल साइकिल, या इसको बोलेंगे सिंगल जो हार्ट की साइकिल है, कार्डियक साइकिल है, इसमें 2 बार 2 टाइम्स ब्लड हार्ट में पास होता है। एक बार वो लंग्स की ओर जाता है, फिर हार्ट में आता है, और दूसरी बार वो जाता है बॉडी की ओर और फिर वापस हार्ट में आता है। तो डबल सर्कुलेशन में आप देखते हो कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। बर्ड्स और मैमल्स में इस प्रकार का डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में जो एनिमल्स है उनमें हार्ट जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेजता है, ताकि वहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा, और ये रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा है। रेस्पिरेशन में हमने देखा है कि जो हार्ट से लंग्स को आया हुआ ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में का निकल कर लंग्स में जाएगा, और लंग्स में का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर रिटर्न टू द हार्ट आएगा। ठीक है, और इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में है, और हार्ट उसको पंप करेगा बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। ठीक है, सिर्फ लंग्स तक नहीं जाएगा। और बाद में फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास जाने के बाद वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ऑक्सीजन टिश्यू को दिया जाएगा, टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाएगा, और हार्ट को ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न आएगा, और इस प्रकार के सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला जाएगा। ठीक है, ह्यूमन का जो हार्ट होता है या ह्यूमन का जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे आपके सामने
डबल सर्कुलेशन की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं ये बीच में वाला सेंटर वाला जो ब्लू कलर का 4 चेम्बर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो हार्ट है, और ह्यूमन का हार्ट जो है 4 चेम्बर वाला होता है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। द अपर चेम्बर्स आर एट्रिया एंड द लोअर चेम्बर्स आर वेंट्रिकल। उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल एंड राइट हैंड साइड में राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल हो गए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लड कहाँ से कहाँ कैसे किस प्रकार से पास होता है। इस डायग्राम को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसके द्वारा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वास्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम में से 2 प्रकार के सर्कुलेशन पाए जाते हैं, और सबसे पहला प्रकार जो हम अब देखेंगे वो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और ब्लड वास्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 ब्लड, दूसरा हार्ट और तीसरा ब्लड के वेसल्स। क्या क्या है? नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 ब्लड वेसल्स। इन तीनों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन भी करेंगे, जो ऑलरेडी एक्चुअली हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। सबसे पहले हम लोग किस बारे में बात करते हैं? ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्लड जो है उसमें क्या होता है और उसके बाद में ब्लड का कोएगुलेशन देखेंगे। हम देखते हैं कि सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी दोस्तों, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी एक्चुअली ब्लड का जो स्टडी होता है उसको हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन में कितना ब्लड होता है? 4 to 6 लीटर एवरेज ब्लड होता है। ह्यूमन में कितना ब्लड होता है? 4 to 6 लीटर एवरेज ब्लड होता है। ह्यूमन के ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर होता है, और ह्यूमन का जो ब्लड है उसकी डेफिनेशन अगर आप देंगे तो इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक्चुअली है क्या? ब्लड एक्चुअली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रकार है जो कि फ्लूइड होता है। और ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड का ओरिजिन क्या है? तो इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद में ब्लड का नेचर कैसा है? ब्लड इट इज़ केमिकल नेचर है, इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन, और इसका पीएच जो एक्चुअली हम देखते हैं स्लाइटली अल्कलाइन है। इसका मतलब इसका पीएच जो है वो 7 के ऊपर होगा तभी ये अल्कलाइन होगा। अब स्लाइटली अल्कलाइन है, दैट इज 7.4। उसके बाद में इसका टेस्ट सॉल्टी है, ये नेचर में विस्कस फ्लूइड है, और हम देखते हैं कि ये जो ब्लड होता है ये हमेशा हेवियर दैन द वाटर होता है। अगर आप इसमें पानी में ब्लड को डालेंगे तो ब्लड नीचे जाएगा, ब्लड पानी में नीचे जाएगा, सेटल हो जाएगा। इट हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स। नंबर 1 फ्लूइड प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ टोटल ब्लड है, वॉल्यूम है, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो कि 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्लाज्मा की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा का एक टेबल दिया है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि प्लाज्मा जो कि बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड 55% है। ये इसका स्ट्रॉ कलर होता है, अल्कलाइन होता है, विस्कस होता है, और नीचे दिए गए सारे कंपोनेंट इसमें होते हैं। इसमें वाटर होता है लगभग 90%, प्रोटीन होते हैं अलग अलग प्रकार के 7 से 8%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं 1%, अदर सब्सटेंसेज लाइक फूड दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, वाटर वेस्ट मटेरियल होता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। उसके बाद में रेगुलेटर्स होते हैं, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन्स, एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडीज़ होते हैं, और कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस होते हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इस प्रकार से ये ब्लड में का 55% जिसने वॉल्यूम कवर्ड किया है वो है प्लाज्मा, और ये है प्लाज्मा के कंपोनेंट। स्पेशली प्लाज्मा के कंपोनेंट पर आपको प्रश्न आ सकता है 3 मार्क्स का, गिव द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, वो है 45% वॉल्यूम कवर करता है, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट इज द ब्लड की सेल्स। तो ब्लड सेल जो है
ये कलेक्टिवली फॉरेन एलिमेंट इसको हम बोलते हैं। और ब्लड 3 प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं। एक होते हैं आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी दैट इज़ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तीसरा प्रकार होता है प्लेटलेट्स। इसमें से वन बाय वन एक एक को देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप है ब्लड दैट इज़ ब्लड के कंपोनेंट में हीमो जिसको हम बोलते हैं ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट। तो पहला सेलुलर कंपोनेंट है आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एरिथ्रोसाइट जो है हमारे ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल है। और इनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें तो कैमल इज़ एक्सेप्शन। कैमल के ब्लड में आरबीसी में और ल्यामा के ब्लड में आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बट बाकी जितने भी मैमल्स हैं किसी के भी ब्लड में आपको आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में आरबीसी जो है उसका जो रेड कलर है वो ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट दैट इज़ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है आरबीसी के। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज होती है 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में 4.3 to 5.2 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम इतना ब्लड का नॉर्मल काउंट होता है। इन्हें नॉर्मल ब्लड काउंट आरबीसी काउंट के नाम से जाना जाता है, टोटल आरबीसी काउंट। हम देख पा रहे हैं कि आरबीसी काउंट जो है वो फीमेल में कम पाया जाता है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एवरी आरबीसी, किसी भी लाल रक्त पेशी का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का होता है। वो जब निर्माण होती है वहाँ से वो 120 डेज पूरा करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस पे आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और द सिंथेसिस, हम सिंथेसिस नहीं बोलते, फॉर्मेशन बोलते हैं। देखिए, और ये जो आरबीसी है ये किससे निर्माण होती है? हीमोसाइटोब्लास्ट से या रेटिक्युलोसाइट से निर्माण होती है। एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन जो होते हैं हमारे शरीर में वो किसी फीटस को अगर आप देखेंगे तो फीटस के लीवर, स्प्लीन, और अगर अडल्ट की बात अगर आप करें तो आरबीसी रेड बोन मैरो में निर्माण होती है। विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन ये अत्यावश्यक है ब्लड के दैट इज़ आरबीसी के निर्माण के लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी समझना है कि जो पुरानी वाली आरबीसी होती है वो लीवर में जाके और स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट इज़ द वॉर्न आउट आरबीसीज और द ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर। उसके बाद में जब देखिए दो मेडिकल कंडीशंस है। एक कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया, जब नॉर्मल आरबीसी काउंट से जो नंबर है वो बढ़ जाता है उसको पॉलीसाइथीमिया बोला जाता है। और अगर आरबीसी का नॉर्मल काउंट अगर कम होता है, मतलब नॉर्मल आरबीसी काउंट से अगर नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाए तो उसे एरिथ्रोसाइटोपेनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में किडनी के सेल द्वारा एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन निर्माण किया जाता है। उस हार्मोन के कारण ही बोन मैरो के अंदर आरबीसी मैच्योर होने लगती है और प्रोड्यूस होने लगती है, बाद में मैच्योर होने लगती है। ठीक है। देन मैच्योर आरबीसीज एक बार जब तैयार हो जाएगी तो उसमें मैच्योर आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। उसमें इवन आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं देखने को मिलेंगे और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें
तो उसमें हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में होता है और ये ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन होता है एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीनियस पिगमेंट जो है वो उसी के कारण आरबीसी को लाल रंग प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आरबीसी में एंजाइम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज है। और अगर हम लोग आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का मेन रोल जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के साथ साथ पीएच को मेंटेन करना, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करना, ये भी आरबीसी का काम होता है। ठीक है, उसी के साथ जो आरबीसी है ये आरबीसी ब्लड क्लॉटिंग के प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हीमोक्रिट नाम का एक कंसेप्ट है जो कि आरबीसी का वॉल्यूम और टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, इसका अगर हम लोग रेशो लेते हैं उस रेशो को ही बोला जाता है हेमोक्रिट। So hemoglobin is the ratio of volume of RBC to the total blood volume of blood and मेन और विमेन में ये डिफर करता है। मेन और विमेन में ये क्या करता है, डिफर करता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे।